वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी प्री का सिलेबस और मेंस का भी पूरा चेंज हो चुका है। तो अब हम अपने न्यू टॉपिक्स के साथ में कवर करेंगे हमारा फिर से 1 to पूरे 10 यूनिट के टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूनिट 1 जो कि है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में पहला टॉपिक आता है संकल्पना एवं विचार के अधीन। क्या आता है? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो आज हम ये वाला टॉपिक डन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ये केवल आप ये थ्योरी का फॉर्म में होगा, क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो क्यों? ताकि आपकी एक समझ विकसित हो जाए कि ये पूछना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको बस कहानी की तरह सुनते जाओ। प्राचीन काल से ही हमारा देश उच्च मानवीय मूल्यों एवं विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। प्राचीन भारत ने दर्शन, ध्वन्यात्मक भाषा विज्ञान, अनुष्ठान, व्याकरण, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्य सिद्धांत, तर्क, जीवन विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं संगीत जैसे विभिन्न मानव कल्याणकारी क्षेत्रों में कीर्तिमान की स्थापना करके मानव जाति की उन्नति में अत्यधिक योगदान दिया है। अब जो हमारे प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्त करना ही प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य था। इस उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप और विषय निर्धारित किए जाते थे। परंपरा क्या चलती थी यहाँ पे? तो गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। मूल आधार क्या था? नैतिक मूल्य एवं चरित्र निर्माण। आपका एक कैरेक्टर डेवलप हो उसके लिए शिक्षा ही प्राचीन भारतीय ज्ञान का मूल आधार था। क्या? नैतिक मूल्य और चरित्र निर्माण करना। अन्य उद्देश्य क्या थे? तो जिससे इन सब से सीख के क्या होगा? तो जिससे व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगी। बालक अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना सीखेंगे। बालक पवित्रता तथा धार्मिकता का महत्व समझते हुए इनके विकास में योगदान देंगे। जैसे आपके माता पिता ने कोई भंडारा कराया होगा तो आगे जाके आप भी कराओगे, आपको उसका महत्व मालूम है। इसलिए तो जीविकोपार्जन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम बने, है ना, हर जगह से पैसा कमा सकें और सामाजिक कुशलता में उन्नति का कारण बन सकें। भारत की संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग अलग देश न मानकर एक परिवार माना है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात पहली बात तो ये कि वही कि अलग अलग ना मान के एक देश माना है, एक परिवार माना है बल्कि। और ये लाइन कहाँ से ली है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम ये लाइन ली है महाउपनिषद, या इसी को लिख देते हैं महोपनिषद से। इस सिद्धांत, महाउपनिषद के इस सिद्धांत के आधार पर भारत दुनिया को एक परिवार मानता है। और यही कारण है कि G20 जो कि 9 से 10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में हुई थी ना समिट, उसी की जो थीम थी वो यही थी। क्या थी? वसुदैव कुटुंबकम। ये बन गया करंट का फैक्ट। इसके पूरी थीम क्या थी? वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत की परंपराओं को आज विश्व भी अपना रहा है। हमें हमारी भावी पीढ़ियों को भी भारत के प्राचीन मूल्यों, नैतिक मूल्यों को यथोचित महत्व देना होगा। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, गुण, शक्ति एवं आदर्शों को ठीक रूप में पहचानना और एक सही दिशा प्रदान करना होगा। प्राचीन भारतीयों द्वारा आविष्कृत विचारों और तकनीकियों का आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मूल आधार को दृढ़ करने में अद्भुत योगदान रहा है। प्राचीन भारतीय सभ्यता ज्ञान और आध्यात्म पर टिकी है, ना कि भौतिकवाद पर। यह हमें समझना होगा। उपनिषद यद्यपि ज्ञान कांड है। अब ये पूछ लेगा कि उपनिषद क्या है, तो वो ज्ञान कांड है, ठीक है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन का प्रतिपादन किया गया है। तथापि लेकिन फिर भी साधारण मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिए इसका उल्लेख भी उपनिषदों से प्राप्त होता है। ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में नीति बोध का रूप अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। हम ये पूछा जाएगा कि नीति बोध का रूप अधिक स्पष्ट रूप से कहाँ देखने मिलता है, तो हम बोलेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में। प्राचीन वेदों और अन्य शास्त्रों में चिकित्सा प्रणालियों का भी उल्लेख मिलता है। चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गई, ये 1000 से 500 ईसा पूर्व के। इनमें 700 औषधीय जड़ी बूटियों के साहित्य का ये सब क्या है? मुख्य पारंपरिक संग्रह हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति, है ना। प्रामाणिक कौन सी है? प्राचीन है मनुस्मृति। ये क्या है? तो यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है।
फिर नारद स्मृति से किसकी जानकारी मिलती है, तो गुप्त युग के बारे में। फिर एक एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो बहुविषयी शिक्षा, मतलब कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे आपको जो शिक्षा दी जाएगी, संपूर्ण विकास की बात की गई, जड़ से जग तक, है ना, और मानव से मानवता तक की बात इसमें शामिल की गई है। फिर आता है क्या कि सांस्कृतिक रूप से बेशुमार भाषाओं और बोलियों के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य, संगीत, लोक कला की विकसित परंपराएं, मिट्टी के पात्र, मूर्तियां और कांस्य, उम्दा वास्तुकला, असाधारण व्यंजन, प्रत्येक प्रकार के शानदार टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ, यह सब जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी किसकी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विविधता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद क्या, तो ये क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, एक बार और देखें तो अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों, संस्कारों पर जोर देती है। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया है। जो इंसान जितना पढ़ा लिखा होगा, आज भी यही देखा जाता है कि जो इंसान जितना पढ़ा लिखा होगा हम उसे उतना ज़्यादा इज्जत देते हैं, है ना। तो शिक्षा प्रणाली में ने जो केवल सीखने पे नहीं, शारीरिक विकास करने पर, दोनों पर ध्यान फोकस किया था। तो शिक्षा प्रणाली ने सीखने और शारीरिक विकास करने दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। कर्म क्या है, कोई पूछे तो कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे, और कोई पूछे विद्या क्या है, तो विद्या वही है जो मुक्ति का सही मार्ग दिखाए। इसके अलावा जो बच गए कर्म, तो इसके अतिरिक्त जो कर्म है वह सब निपुणता देने वाले मात्र हैं, मतलब तुम बस एक्सपर्टीज उसमें कर पाओगे, एक्सपर्ट बन पाओगे। बाकी जो मेन हमारे कर्म है वो क्या है, जो हमें बंधनों से मुक्त करता हो। ये सब बातें कही गई, इस सिद्धांत पे चलते थे वो क्या, शिक्षा के इस संकल्प को भारतीय परंपरा में अंगीकृत कर तदनुरूप ही विश्वविद्यालय और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। अब कहाँ कहाँ शिक्षा मिलती थी, तो घरों में, प्राथमिक शिक्षा तो घर से ही देंगे, फिर मंदिर भी हो सकता था सेंटर, पाठशाला, आश्रम, गुरुकुल में जाते थे, है ना, आगे की शिक्षा के लिए, और फिर वहाँ से वापस आके फिर राजपाट संभालते थे। तो गुरुकुलों में संस्कार युक्त स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। कैसी स्वदेशी शिक्षा, संस्कार युक्त। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थी। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया। ऐसा कोई पूछ लेगा कि किस में ज्ञान को अप्रतिम माना गया, तो वो है पुराणों में। फिर भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, ये सब क्या थे, तो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, यहाँ कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञानार्जन हेतु आते थे, मतलब कि केवल भारत के लोग नहीं जा रहे, सोचो कई अलग अलग देशों के आके अपने यहाँ पे शिक्षा लेके वहाँ जाते थे। फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अति समृद्ध थी, हमें पता ही चल गया इन सबसे। फिर ये ऐसे इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बनवाया, है ना, कौन उसके कुलपति थे, किसके समय में कौन सा विदेशी यात्री आया, कौन सी प्राप्तियां एकत्रित करके ले गया, ये सब बन सकता है क्वेश्चन। फिर आएगा क्या कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अति समृद्ध थी तथा इसका उद्देश्य क्या था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करना। आज भी हम इंटरव्यू देने के पहले यही सोचते हैं कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप हो, ताकि हम वहाँ पे हम घबराएं नहीं और बहुत अच्छा एक इफेक्ट डालें अगले पर्सन पर, है ना, ताकि वो सिलेक्ट ही कर ले। फिर जब सारा विश्व अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता था, तब संपूर्ण भारत के मनीषी, मतलब वही टीचर्स, उच्चतम श्रेष्ठ ज्ञान का प्रसार कर मानव को पशुता से मुक्त कर, संस्कारों से युक्त कर संपूर्ण मानव बनाते थे। ये आप मेंस में कहीं लिख सकते हो, अच्छा लाइन है। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा जो वैदिक एवं उपनिषद काल में थी, वह बौद्ध और जैन काल में भी रही। विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि आ नो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात सात्विक विचार हर दिशा से आने दो, स्वयं को किसी चीज़ से वंचित ना करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो, तभी भला होगा। तो ये लाइन आपसे पूछ सकते हैं कि आनो भद्रा वाली लाइन ये कहाँ से ली है, तो हमें इतना बताना ऋग्वेद से ली गई है। ऐसी जो हमने शुरू में एक लाइन देखी थी, ये पूछ लेंगे कि अयम निजा, या फिर ये पूछ लेगा वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया, तो हम बोलेंगे महाउपनिषद से लिया गया। अब आई मेन बात, आज क्या ज़रूरत है, तो आज की ज़रूरत है कि आध्यात्म को विज्ञान से,
परमार्थ को व्यवहार से, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हुए व्यक्तिक, सामाजिक, वैश्विक जीवन में समरसता के लिए एकता के सूत्र का निर्माण करने की ही आज की मेन जरूरत दिखाई पड़ती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।